नमस्कार साथियों, मैं हरिओम पांडे एक बार फिर अपने चैनल सारा लर्निंग पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग भारत की नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे, जो कि हमारा इस सीरीज का ये दूसरा पार्ट है, जो कि हम भारत की नदियों का जिसमें अपना प्रैक्टिस या एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न, जिसमें हम लोग देखेंगे अमरावती नदी किस नदी की दक्षिणी सहायक नदी है। ये है हमारा पहला प्रश्न आज की वीडियो का। तो आप सभी लोगों को पता है, जब हम लोग अध्ययन कर रहे थे कावेरी नदी तंत्र, उसमें हमारा एक सहायक नदी आई थी जो कि नोयल के बाद थी, और ये सबसे लास्ट में जहाँ पर हम लोग कावेरी रिवर सिस्टम का जब अध्ययन कर रहे थे, आपके सामने ये कावेरी रिवर सिस्टम है, जिसका उद्गम कहाँ से होता है आप सभी लोगों को पता है। इसका उद्गम होता है ब्रह्मागिरी पहाड़ियों से। ब्रह्मागिरी पहाड़ियाँ कहाँ हैं? कर्नाटक में हैं। और कर्नाटक के किस ज़िले में है? तो कर्नाटक के कुर्ग ज़िले में ब्रह्मागिरी पहाड़ियाँ हैं, जहाँ से कावेरी नदी निकलती है। साउथ की अत्यंत महत्वपूर्ण नदी आपके सामने है। तो ये जब निकलकर आगे बढ़ते हुए पहुंचती थी तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु में एक रिवर आकर इससे मिलती थी दाहिनी तरफ से, नोयल। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण सहायक नदी थी। और इसके बाद जो सबसे अंतिम और सबसे दक्षिणी सहायक नदी थी, उसका नाम था अमरावती। तो इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। अमरावती नदी किसकी सहायक नदी है? तो अमरावती नदी कावेरी की सहायक नदी है। ठीक, बात करते हैं आज के दूसरे प्रश्न की। तो हमारा अगला प्रश्न है शिव समुद्रम झरना। शिव समुद्रम झरना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? देखिए, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कावेरी नदी तंत्र का ही हिस्सा है। कावेरी नदी तंत्र यहाँ जब ये निकलती थी ब्रह्मागिरी पहाड़ियों से, आप सभी को ध्यान होगा, इसके बाद ये शिव समुद्रम द्वीप से होकर गुजरती थी, और यहीं शिव समुद्रम द्वीप पे शिव समुद्रम जलप्रपात बनाया गया था। शिव समुद्रम जलप्रपात, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। शिव समुद्रम जलप्रपात बनाया गया था, जो कि कर्नाटक में ही आता है। तो यही शिव समुद्रम जलप्रपात आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये किस नदी पर है, तो ये आपका सही उत्तर है, कावेरी नदी पर है। और शिव समुद्रम द्वीप भी है। शिव समुद्रम द्वीप से कावेरी गुजरती है और वहीं पर शिव समुद्रम जलप्रपात बनाया गया है। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की। तो हमारा आज का अगला प्रश्न है प्रसिद्ध लखनऊ शहर किस नदी के किनारे स्थित है? देखिए, इसका उत्तर आप सभी लोगों को पता है कि लखनऊ जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गोमती। अब हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा गोमती के बारे में, फिर आगे बढ़ते हैं। गोमती जो है ये गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है। सबसे पहला पॉइंट, गोमती गंगा की प्रमुख सहायक नदी है। ठीक, गंगा की प्रमुख सहायक नदी। बात करें लंबाई की, तो गोमती की टोटल लंबाई है 900 किलोमीटर। इस भी पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। गोमती निकलती कहाँ है? तो गोमती पीलीभीत, ये आपको पीलीभीत दिख रहा है मैप में, ये यूपी का मैप है जहाँ से गोमती निकलते हुए आगे बढ़ रही है। तो पीलीभीत में एक जगह है, उस जगह का नाम है फुलहर झील, जो कि आपका पड़ता है पीलीभीत के माधोटांडा तहसील के पास। नाम क्या है? फुलहर झील। फुलहर झील। फुलहर झील को कहीं कहीं आपको क्या मिलेगा? गोमत ताल भी कहा जाता है, जहाँ से ये नदी निकलती है। ये नदी निकलती है, लेकिन यहाँ इस झील या ताल से नदी निकलने के बाद 20 किलोमीटर तक ये एक पतली सी नालिका के रूप में बहती है। लेकिन जब इससे पीलीभीत में एक इसकी सहायक नदी, गोमती की एक सहायक नदी गौहाई आकर मिलती है, क्या नाम है? गौहाई। गौहाई आकर मिलती है, तब इसका स्वरूप कुछ नदी जैसा हो जाता है। इसके बाद ये करीब 100 किलोमीटर की जब यात्रा कर लेती है और नदी पहुंचती है आपकी लखीमपुर में, तो लखीमपुर में मोहम्मद खीरी तहसील के पास, कौन सी तहसील? मोहम्मद खीरी तहसील के पास इसमें कुछ प्रमुख सहायक नदियां आकर मिलती हैं, जैसे कि सुखेता, इसकी बहुत ही प्रमुख सहायक नदी है गोमती की। उसके बाद कठिना, ये सारी छोटी छोटी रिवर हैं, लेकिन गोमती की सहायक रिवर हैं, जो कि लखीमपुर में, मोहम्मद खीरी तहसील में लखीमपुर में मिलती हैं। इसके बाद यह यहाँ से लखीमपुर से यह पूर्ण नदी का रूप लेते हुए आगे बढ़ती है। देखिए, गोमती नगर आपकी आ रही है। और इसके बाद ये किन किन शहरों से होकर गुजरती है? तो महत्वपूर्ण शहर आपका ये लखनऊ है, आपसे क्वेश्चन भी यही पूछा गया था। और देखिए, इसके बाद ये बाराबंकी, फैजाबाद,
सुल्तानपुर, इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने ये है, सुल्तानपुर, और इसके बाद जौनपुर। ये दो ऐसे शहर हैं, सुल्तानपुर और जौनपुर ऐसे दो शहर हैं जिनको लगभग गोमती नदी दो बराबर भागों में बांट देती है। इसके बाद यह गंगा से कहाँ मिल जाती है, तो गंगा से यह गाजीपुर में मिलती है, और उस जगह का नाम है कैथी। गाजीपुर में कैथी नामक जगह पर, किस नामक, कैथी नामक जगह पर कहीं कहीं आपको क्या मिलेगा, ये कैथी जो जगह दी हुई है ये आपको कहीं कहीं लिखा हुआ मिलेगा कि बनारस के कैथी नामक जगह पर। तो प्रेजेंट टाइम में ये जो लोकेशन है ये गाजीपुर में आती है। तो गंगा गोमती से, गोमती नदी गंगा से कैथी नामक जगह पर गाजीपुर में मिल जाती है, और यह मुख्यतः 15 शहरों से को टच करते हुए आती है, जिसमें लखनऊ एक प्रमुख शहर है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आई थिंक गोमती से अब आपको कोई डाउट नहीं होगा। निकलती कहाँ से है, फुलहर झील, गोमत झील, पीलीभीत। मिलती कहाँ है, गाजीपुर कैथी नामक जगह पर। लंबाई 900 किलोमीटर। लखनऊ, सुल्तानपुर और महत्वपूर्ण शहरों में जौनपुर, लखीमपुर आदि प्रमुख शहर हैं। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपके पेपर में आपको देखने को मिल सकता है, यहाँ पर जहाँ ये मिलती है गंगा से गोमती नदी, यहीं पर एक बहुत ही प्यारा सा मंदिर स्थित है। उस मंदिर का नाम है मार्कंडे महादेव मंदिर। इस भी पॉइंट को आपको ध्यान रखिएगा। जब आप यूपी स्पेशल पढ़ेंगे तो यूपी स्पेशल जहां आपके पेपर में आता है वहां आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मार्कंडे महादेव मंदिर कहाँ स्थित है। तो उस जगह का नाम है कैथी, और वो गाजीपुर में है, जहाँ पर किसका संगम है, गोमती और गंगा का। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में स्थित इंदिरा सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपके सामने फिगर लगा हुआ है नर्मदा नदी का, आपको आंसर पता ही चल चुका होगा। आप सही उत्तर क्या है, नर्मदा। ठीक, नर्मदा निकलती कहाँ से है, अमरकंटक से। मध्य प्रदेश अमरकंटक से निकलते हुए जब ये आगे बढ़ती है तो इस पर सबसे पहला बांध, ये देखिए आपको बांध का सिंबल दिख रहा है, सबसे पहला बांध वर्गी बांध, बरगी बांध बनाया गया है, जो कि देखिए आपको नीचे दिया भी गया है, नर्मदा का पहला बांध है। इसके बाद जब ये आगे बढ़ती है तो भेड़ा घाट से होते हुए, भेड़ा घाट एक पर्यटन स्थल है। इसके बाद यहाँ एक तवा इसकी सहायक नदी है। नर्मदा नदी तंत्र जब हम लोग पढ़ रहे थे तो तवा नदी को हम लोगों ने देखा था, और नर्मदा पूरी तंत्र को हम लोगों ने समझा था। तो जिनको भी थोड़ा सा और डिस्क्राइब नॉलेज चाहिए होगा वो हमारे नदी तंत्र में जाएंगे, प्लेलिस्ट में वीडियो है इंडियन ज्योग्राफी के, और वहाँ आपको नर्मदा नदी तंत्र मिलेगा। आप उसको एक बार देख लीजिएगा, आपको ये पूरी सीन इस फिगर की समझ में आ जाएगी। इसके बाद आगे बढ़ते हुए जब ये भोपाल से निकलती है, इसके बाद यहीं पर इस पर क्या बनाया गया है, यहीं से इंदिरा सागर परियोजना शुरू हुई है, और ये है आपका इंदिरा सागर डैम। तो इंदिरा सागर डैम जो है वो देश का सबसे ज़्यादा जल संग्रहण क्षमता करने वाला डैम है, जो कि कहाँ है, खंडवा जिले में पुनासा के पास। ठीक, इसकी बिजली कितनी, इसकी उत्पादन क्षमता 1000 मेगावाट। इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे नर्मदा नदी ओंकारेश्वर से आगे मिलते हुए कहाँ जाकर मिल जाती है, खंबात की खाड़ी में। ठीक, तो शायद आपका ये पॉइंट क्लियर हुआ। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की। तो आज का अगला प्रश्न है, कर्नाटक में स्थित कृष्णराज सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है। देखिए कावेरी का फिर फिगर आपके सामने है। कावेरी नदी साउथ की नदियों में प्रश्नों के स्तर से अगर देखा जाए तो अत्यंत महत्वपूर्ण नदी है, चूंकि मैक्सिमम प्रश्न आपको यहीं से मिलते हैं। कहाँ से, कावेरी नदी से। बाकी और भी नदियां हैं, लेकिन कावेरी नदी अत्यंत महत्वपूर्ण नदी है, इसलिए इस पॉइंट को जरूर ध्यान रखिएगा कि जब भी आप पेपर देने जाएं तो कावेरी नदी को जरूर स्पेशली पढ़ के जाएं। तो कावेरी नदी आपने देखा ब्रह्मागिरी से निकल रही थी, और यहाँ कर्नाटक में इस पे बनाया गया है कृष्णा राजा सागर बांध। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 कावेरी, कृष्ण राज सागर बांध, कावेरी नदी तंत्र। जिनको थोड़ा सा कावेरी नदी तंत्र का डिटेल चाहिए होगा वो प्लेलिस्ट में वीडियो है, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा लिंक, आप सीधे खोल के आप इसको पढ़ लीजिएगा, आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, कृष्णराजा सागर बांध कहाँ है, कावेरी नदी पर। ठीक, कहाँ है, कर्नाटक में। सॉरी, ये तमिलनाडु में हमने टिक कर दिया, ये कर्नाटक में है, शिव समुद्रम के बाद यहाँ कहीं। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे
अजमेर शहर स्थित है? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, उत्तर आप सभी लोगों को पता है कि ये एक नदी है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है राजस्थान के लिए, और वो नदी है लूनी, लूनी नदी। ठीक, यही है लूनी। देखिए आपको यहाँ बहुत छोटा सा लिखा हुआ दिखेगा, यही लूनी नदी है जो कि कहाँ जाकर ख़त्म हो जाती है? रन ऑफ कच्छ में। सबसे पहले आपका उत्तर सही हुआ, लूनी नदी। आपका अजमेर यहाँ कहीं स्थित है। अजमेर शहर किस नदी के किनारे है? तो लूनी। ठीक, बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की। तो आज का अगला प्रश्न है, किशनगंगा नदी किस राज्य से होकर बहती है? देखिए किशनगंगा नदी जब हम लोग पढ़ रहे थे सिंधु नदी तंत्र, तो वहाँ हमने सिंधु की एक प्रमुख सहायक नदी पढ़ी थी। उस नदी का क्या नाम था? झेलम, जो कि कहाँ से निकलती थी? बेरीनाग झील से। अब देखिए हम लोग फिगर में देखते हैं, ये हमारी इंडस रिवर है, ये हमारी इंडस रिवर है, और ये है हमारी झेलम, ये रिवर, ये देखिए ये रिवर है हमारी झेलम। ठीक, तो ये एरिया जो आप देख रहे हैं किसका एरिया है? जम्मू कश्मीर का। तो इसी की झेलम की एक सहायक नदी, ठीक है, ये आपको जो ऐसे मुड़ा हुआ दिख रहा है, ये है आपकी वुलर झील, जो कि गोमुख या गोखुर झील है या विसर्पाकार है। और यहाँ पर आपकी किशनगंगा नदी जो कि किसकी सहायक है? झेलम की। तो किशनगंगा जो रिवर है ये सहायक है किसकी? झेलम नदी की। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, झेलम की सहायक नदी है किशनगंगा। और एक परियोजना भी शुरू की गई, किशनगंगा परियोजना 2013 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा इसे अनुमति दे दी गई, चूँकि पाकिस्तान इस परियोजना का विरोध कर रहा था अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? द हेग में, और द हेग है नीदरलैंड में। तो वहाँ से भारत को 2013 में अनुमति मिल गई इस परियोजना के लिए। और ये किसकी सहायक नदी है? तो झेलम की। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? जम्मू एंड कश्मीर। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? तो आप सभी जानते हैं गंगा करती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलके विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं, और उस डेल्टा का नाम क्या है? सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, सुंदरबन डेल्टा। महानदी भी डेल्टा बनाती है। देखिए ये आपका इंडिया का, अगर हम बात करें, ये अगर इंडिया का मैप हो गया, ठीक है, आप सभी लोग मैप से थोड़ा समझिए, थोड़ा ज़्यादा। तो इस तरफ की जो नदियाँ होंगी, पूर्वी घाट की जो नदियाँ होंगी वो डेल्टा बनाएंगी, लेकिन जो पश्चिमी घाट में नदियाँ गिरती हैं, अर्थात पश्चिम की तरफ बहते हुए गिरती हैं, वो नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती हैं। चूँकि ये भाग ऊपर उठा हुआ है, इसलिए यहाँ नदियों को फैलने का मौका नहीं मिलता है, और नदियाँ सीधे आकर सीधे समुद्र में मिल जाती हैं। और यहाँ ढाल जो है ये अपेक्षाकृत ढाल नीचा है, इसलिए यहाँ नदियाँ फैल जाती हैं, और उसके बाद फिर ये वे आप बंगाल में गिरती हैं। तो महानदी जो है ये भी डेल्टा बनाती है। ताप्ती जो आपकी रिवर है, ताप्ती नदी पश्चिम में गिरने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है, और यह डेल्टा नहीं बनाती है। जब हम लोग वीडियो पढ़ रहे थे, हमने आपको वीडियो दिया था अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख नदियाँ, तो उसमें हमने ताप्ती का जिक्र किया था, और आपको वहाँ भी बताया था कि ये भ्रंश घाटी से बहते हुए आगे बढ़ती हैं और ये डेल्टा नहीं बनाती हैं। तो भ्रंश घाटी से, दो पहाड़ों के बीच से जब नदी निकलती है तो उसे भ्रंश घाटी का निर्माण कहते हैं। ताप्ती आप सभी ने देखा था, ये बिंद की श्रेणी थी, और ये सतपुड़ा की बीच से निकल रही थी नर्मदा, और इसके बाद यहाँ श्रेणी थी अजंता, और नर्मदा के ही समांतर नदी निकल रही थी ताप्ती। ये रिवर आपको दिख रही है, इसी को हम लोग तापी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ताप्ती रिवर आपकी डेल्टा नहीं बनाती है। कावेरी कहाँ गिरती है? कावेरी भी आप बंगाल में गिरती है, इसलिए ये डेल्टा बनाती है, बिल्कुल डेल्टा बनाती है। देखिए जब हम लोग कावेरी का अध्ययन कर रहे थे, यहाँ पर जब हम लोग कावेरी नदी तंत्र का अध्ययन कर रहे थे, तो यहाँ जब ये पुडुचेरी के पास आकर मिल रही थी तो दो धाराओं में बट जा रही थी। एक दक्षिणी धारा को हम लोग कावेरी के नाम से जानते थे, तो यहाँ से ये डेल्टा बना रही थी। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? ताप्ती। ताप्ती ऐसी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है, और आप ऐसे समझिए कि अरब सागर में गिरने वाली जितनी नदियाँ हैं वो लगभग डेल्टा नहीं बनाती हैं। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो हमारा अगला प्रश्न है, वुलर झील निम्न में से किस नदी पर स्थित है? आप सभी ने देखा, अब मैप से समझ लेते हैं। ये है आपका जम्मू कश्मीर, और ये लोकेशन है वुलर झील का। ठीक, ये पॉइंट, अब ये आपको ग्रीन में जो दिख रहा है यही है वुलर लेक, और इसके कुछ ये पॉइंट दिए हुए हैं।
जो कि मैप लोकेटेड पॉइंट है। तो आपको बस यही समझना है कि उलर झील निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। तो आप सभी को पता है झेलम जब आगे बढ़ती थी तो यहाँ टर्न लेते समय ये विसर्पाकार रूप में बहती थी। और ये विसर्पाकार रूप क्या होता है, मान लीजिए नदी ऐसे बह रही है, ऐसे बह रही है, और बहते बहते उसका अगर घुमाव ऐसे हो गया, फिर वो आगे बढ़ रही है, तो ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है ये गोल वाला, इसी को हम कहते हैं विसर्पाकार क्षेत्र। और इसी तरह की झील है उलर झील। तो किस रिवर पे है, झेलम। ठीक, बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है लोहित नदी निम्न में से किस भारतीय राज्य में प्रवाहित होती है। देखिए जब हम लोग ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम पढ़ रहे थे, कौन सा, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, तो वहाँ हम लोगों ने देखा था, ये देखिए ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से आती थी और यहाँ यांग्याब दर्रे से नामचा बरवा से इंडिया में प्रवेश करती थी। ठीक है, और यहीं पे अरुणाचल प्रदेश से जब वो आगे बढ़ती थी तो एक नदी आकर उसमें मिलती थी, एक प्रमुख सहायक नदी, उस नदी का नाम था लोहित, जिस पर भारत का सबसे लंबा पुल बनाया गया था। और उस पुल का क्या नाम था, या भूपेन हजारिका पुल। ठीक, जो कि किसको किसको जोड़ता था, ढोला और सदिया को। देखिए ये ढोला सदिया ब्रिज दिया हुआ है। तो ये लोहित नदी पर ढोला सदिया ब्रिज बनाया गया है, जहां लोहित और ब्रह्मपुत्र का संगम होता है। तो ये आपकी लोकेशन क्या रहेगी, आपकी लोकेशन होगी अरुणाचल प्रदेश। ठीक, आपने देखा लोहित नदी कहाँ आकर मिलती है, अरुणाचल प्रदेश में, और वहीं ढोला सदिया ब्रिज बनाया गया है और उसी ब्रिज का नाम दिया गया है भूपेन हजारिका पुल, जो कि भारत का सबसे लंबा पुल है और इसकी लंबाई है 9.8 किलोमीटर। और यह ढोला और सदिया को जोड़ता है। इस भी पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ढोला और सदिया को जोड़ता है। भूपेन हजारिका क्या थे, भूपेन हजारिका असम के एक बहुत बड़े सिंगर और चित्रकार थे। ठीक है, अब बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है नदी निर्मित द्वीप माजुली निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। देखिए भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है। तो जब ब्रह्मपुत्र नदी आगे बढ़ते हुए जा रही थी तो यहाँ पर देखिए इस लोकेशन पर, मैप में आपको लोकेशन दिख रहा है, इस रिवर पर, इसी रिवर के द्वारा एक द्वीप निर्मित किया जा रहा था और उसका क्या नाम था, माजुली। तो माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है, तो ब्रह्मपुत्र आपका सही उत्तर हुआ। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की। तो आज का अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है। देखिए भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है, ये आपका क्वेश्चन हुआ। अब भाखड़ा नांगल के बांध के बारे में थोड़ी सी जानकारी कर लेते हैं। भाखड़ा नांगल डैम इज अ 740 फीट हाई कंक्रीट ग्रेविटी डैम। देखिए भाखड़ा नांगल बांध 740 फीट ऊंचा है, ग्रेविटी डैम है, अर्थात गुरुत्वीय कंक्रीट गुरुत्वीय डैम है। ठीक, अक्रॉस द सतलज रिवर आपका आंसर आ चुका है। रिवर का नाम है सतलज, नियर द बॉर्डर ऑफ पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश इन नॉर्दर्न इंडिया। सतलज नदी जब आगे बढ़ रही थी, यहीं पर इसमें बनाया गया है भाखड़ा नांगल बांध, जो कि दो अलग अलग बांध हैं, भाखड़ा और नांगल। भाखड़ा बांध हिमाचल प्रदेश में है और पंजाब नांगल में, दोनों को जोड़ दिया गया और बांध का नाम हो गया भाखड़ा नांगल बांध। ठीक, इट इज काउंटेड एमंग द हाईएस्ट डैम ऑफ एशिया। ठीक है, अभी ये काउंट किया जाता है हाईएस्ट डैम ऑफ एशिया के रूप में, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। भाखड़ा डैम टूरिज्म के लिए बहुत फेमस है। देखिए कितना प्यारा लोकेशन आपको दिख रहा है, नदी आ रही है आपकी सतलज, डैम बना दिया गया है, पानी का बहाव रोक दिया गया है और ये क्षेत्र निर्मित हो गया है जल संग्राहक क्षेत्र। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है बगलिहार बांध किस नदी पर स्थित है। तो आपको इसका उत्तर देना है, बगलिहार बांध किस नदी पर स्थित है। तो आपका ये देखिए ये रिवर जो जा रही है, जिस रिवर का फिगर आपके सामने है, ये रिवर है चिनाव। चेनाव रिवर पर बगलिहार बांध है, आपका उत्तर आ चुका है। ये है बगलिहार डैम, ये देखिए मैप में आपको दिख रहा होगा, बगलिहार हाइड्रो पावर प्लांट। चेनाव रिवर आगे जा रही है, चेनाव में आके झेलम फिर मिल जाती है और ये जाके सिंधु से मिल जाती है। देखिए चेनाव रिवर आपकी जा रही है, ठीक, उत्तराखंड से निकलती है।
आपको डिटेल चाहिए तो चिनाव रिवर सिस्टम वीडियो खोल के देख लीजिए, आपको पूरी डिटेल चिनाव नदी की मिल जाएगी। और मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आप एक बार नदी तंत्र देख लीजिए, फिर प्रश्नों का उत्तर दीजिए, आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा, काफ़ी कुछ आसानी हो जाएगी आपके लिए। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से किस दर्रे से होकर सतलज नदी तिब्बत से भारत में प्रवेश करती है? तो सतलज नदी यहाँ तिब्बत से निकलती है और शिपकीला दर्रे, देखिए पास बना हुआ है, शिपकीला पास से प्रवेश करती है हिमाचल प्रदेश में। ठीक, तो आपका सही उत्तर क्या होगा? शिपकीला। आप कुछ बात कर लेते हैं हम लोग कुछ और पासेज के बारे में। अगर पास का क्वेश्चन आ ही गया, अभी तक पास का वीडियो आप लोगों के लिए नहीं उपलब्ध है, बहुत जल्द ही पास का वीडियो आप लोगों के लिए उपलब्ध करा दिया जाएगा। आप लोग पास जरूर पढ़ें, पास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शिपकीला दर्रे से कौन सी नदी प्रवेश कर रही थी? सतलज। अब अगर हम बात करें अपने नाथुला दर्रे की, ये आपको ऊपर दिख रहा है नाथुला दर्रा, तो ये सिक्किम में है। सिक्किम का मतलब ये यहाँ कहीं, ये मैप में, छोटे से मैप में सिक्किम, अगर आप बड़े मैप में ऐसे देखना चाहें तो ये एरिया हो गई अगर सिक्किम की, तो यहाँ पर है आपका कौन सा दर्रा? नाथुला दर्रा। दर्रे बहुत हैं जो कि जम्मू कश्मीर से लेके और इधर आपके पूरे अरुणाचल प्रदेश, अर्थात जो पहाड़ का एरिया है, जब उन्हीं के बीच में, मान लीजिए ये दो पहाड़ हैं, पहले दर्रे आप समझ लीजिए क्या है। मान लीजिए ये दो पहाड़ हैं, ऐसे ये दो पहाड़ हैं और ऐसे ढाल होते होते यहाँ ये इतना नीचा हो गया, उसके बाद फिर ये उठता चला गया, तो ये जो बीच की एरिया आपको दिख रही है यही है दर्रा और पास। ठीक, तो कुछ आपको मिलेंगे पश्चिमी घाट पर, जिन्हें हम लोग किस नाम से जानते हैं? थाल घाट जैसे कि हो गया, तो ये वहाँ घाट के नामों से जानते हैं। और इधर साइड की जो एरिया है ये पूरी, इसको अगर हम कवर करें हिमालय की ये एरिया, तो यहाँ जो पासेज हैं इन्हें क्या कहते हैं? दर्रे कहा जाता है। तो हम दर्रों की चर्चा आगे करेंगे, अभी आप बस क्वेश्चन का आंसर देखिए। सतलज नदी तिब्बत से शिपकीला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, बात करते हैं आज के अपने अंतिम प्रश्न की। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो हीराकुंड बांध आप सभी लोग जानते हैं, हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। देखिए कितनी प्यारी लोकेशन दिख रही है, और ये भारत का सबसे लंबा बांध है, जिसकी लंबाई अगर सिर्फ और सिर्फ हीराकुंड बांध की बात करें तो इसकी लंबाई है 4800 मीटर। और इसके साथ इसको मजबूती देने के लिए दो और डैम बनाए गए हैं मिट्टी के, इस भी पॉइंट को ध्यान रखिएगा। एक डैम जो बाईं तरफ है वो 10 किलोमीटर और दूसरी डैम जो दाईं तरफ है वो 11 किलोमीटर। इस प्रकार इसकी टोटल लंबाई हो जाती है 25.8 किलोमीटर। ठीक, 25.8 किलोमीटर, और 25.8 किलोमीटर लंबाई होते ही यह विश्व का सबसे लंबा डैम हो जाता है। हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है जो कि महानदी पर है। देखिए कितना खूबसूरत लोकेशन दिख रहा है, और ये इसका जल संग्राहक क्षेत्र है जो आपके सामने दिख रहा है पूरा। ठीक, तो हमने डैम के बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें जानी। अभी हम डैम का एक विस्तृत वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। बाकी हम नदियों में लगभग डैम को आपके लिए क्लियर कर चुके हैं। तो ठीक है, आप बने रहिए, MCQ हम लोग डेली करते रहेंगे। जब भी सीरीज आप लोगों के लिए हमें जब हमारी एक टॉपिक क्लियर होगी, आपके लिए उस टॉपिक से संबंधित सारे MCQ उपलब्ध करा दिए जाएंगे, जो कि आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। तो आप लोग क्लासेज लेते रहिए, MCQ आप लोगों के लिए उपलब्ध होंगे, जो कि निश्चित आपको परीक्षा में उपयोगी साबित होंगे। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।